हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं उसमें समाजशास्त्र में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये क्लास आपकी रहने वाली है। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UGC नेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, UP PGT, बिहार स्टेट एंड बिहार PGT एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए GS समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र और GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे समाजशास्त्र के। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स चाहते हैं तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। इनका वेटेज समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर आप बात करेंगे, आप PYQs देखेंगे तो इनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही 1 लाइनर वाले भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपके रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर थिंकर्स के नोट्स की बात की जाए तो इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। अगर आप UP PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले भी बताया गया है कई बार, ये आपका विज्ञापन UP PGT का जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में जारी होने वाला है। और अभी आपका यानी कि जुलाई लास्ट तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। UP PGT के नोट्स की बात की जाए तो इसमें आपका UP PGT का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो क्लासेस है, HEO की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी गई हैं। मंडे टू सैटरडे की क्लास आपकी होती है दोपहर 1 बजे। और अभी सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। अभी तक जितनी भी क्लासेस HEO की हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है HEO के नाम से, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सारी क्लासेस आपको उस फोल्डर में मिल जाएंगी HEO की। इसके नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस HEO का कंप्लीट कराया गया है। ये आपके नए सिलेबस पर आधारित नोट्स हैं। इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे एक आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था। और मुझे शायद याद आ रहा है मैंने इसमें गलत आंसर आपको बता दिया गया था। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है ये बताना था दुर्खिम से संबंधित। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, दुर्खिम का मानना था कि सभी धर्मों का जो उद्भव हुआ है वो टोटेमवाद से हुआ है। यहाँ पर आपका बी केवल राइट था। ठीक है, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। शायद मे बी मैंने गलत इसमें आंसर बताया है तो इसे आप ठीक करिएगा। यहाँ पर केवल ये ऑप्शन बी वाला राइट है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया वह संदर्भ है जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व। यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, पेरेटो है, मैक्स वेबर है, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्वचनात्मक प्रक्रिया वह संदर्भ है जिसमें से किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, पेरेटो, मैक्स वेबर, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ब्लूमर हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद की इन्होंने बात की थी। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लूमर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्याय क्रियावाद का सिद्धांत का लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प ऑप्शन ए क्या कह रहा है? समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं में पर्याप्त है। समाज बहुत संरचना से
समाज वृहत संरचना से निर्मित है। सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है। सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ पर ब्लूमर के से संबंधित बताना है, जो उन्होंने प्रतीकात्मक अंतरक्रिया की बात की थी, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड के लिए आप लोग आंसर करें। आप लोग आंसर करें। समाज का सारे अभिनेताओं क्रियाओं में प्राप्य है। समाज वृहत संरचना से निर्मित है। सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है, या फिर सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, समाज वृहत संरचना से निर्मित होता है। ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाएं। भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। किसका राय? विधान है, भूमि सुधार है, शिक्षा है, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर भूमि सुधार होगा, ऑप्शन बी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं? उत्तराधिकार कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। कौन है जो भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत रहे हैं? यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो भूमि सुधार होगा। ठीक है, ऑप्शन सी भूमि सुधार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? एक ही समय में, एक स्वरूप में, अलग स्वरूप में परंतु एक ही समय में, या फिर विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर? भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधार को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? किस तरह से किया गया है? विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर किया गया है। ठीक है, डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध हैं। 4 यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान व मान्यता है जो सत्य है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? ज्ञान व मान्यता है जो न्याय संगत है। तीसरा कह रहा है ज्ञान अनुमानिक निर्मित है। चौथा कह रहा है ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है। ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है, जो सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है और न्याय संगत है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए। ठीक है, राइट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम्ट के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए आप सभी जानते हैं विज्ञान का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? विज्ञान का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की बात की थी, मैथ्स की बात की थी। फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने खगोल शास्त्र की बात की थी, एस्ट्रोनॉमी की बात की थी। फिर आता है फिजिक्स यानी कि भौतिक भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिर आता है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। फिर आपका आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। फिर आपका आता है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। यहाँ पर ये क्रम है सही।
ठीक है? इसे ऐसे ही आपको लगाना है, सही क्रम में लगाने को आता है। और यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, जटिल से सरल, ठीक है? जटिल से सरल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, समाजशास्त्र, फिर आपका यहाँ पर आएगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान, फिर आएगा आपका रसायन विज्ञान, फिर आएगा आपका भौतिकी और फिर आपका आएगा खगोल शास्त्र। यहाँ पर मैथ्स नहीं दिया गया है, ठीक है? तो ये आपका सही क्रम है, विकल्प आपका यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं अप्रत्यक्ष प्रच्छन पाठ्यचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दुर्खिम, जॉन डीवी, इवान इलिच, विलियम ब्लेक यहाँ पर दिए गए हैं। अप्रत्यक्ष प्रच्छन पाठ्यचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर इवान इलिच हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी स्कूलिंग सोसाइटी। इनकी पुस्तक है जो कि आपकी आती है 1971 में। ये बुक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय समाज में आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे होना प्रतीत होता है। केवल सापेक्ष वंचना, असमानता, संरचनात्मक विभिन्नता, शक्ति तथा सापेक्ष वंचना। भारतीय समाज में आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे होना प्रतीत होता है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शक्ति और सापेक्ष वंचना होगा, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख ले, भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस में, दहेज है, बलात्कार है, प्रतिष्ठा वध है, तलाक है, सहजीवी परिवार दिया गया है। भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंध है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन-कौन सा आ जाएगा? दहेज आ जाएगा, बलात्कार आ जाएगा और सहजीवी परिवार आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय समाज की स्थायी संरचनात्मक नींव तथा मानकीय व्यवस्था में वृद्धि प्रदान करती है। राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, नौकरशाही है, कुलीन तंत्र यहाँ पर दिया गया है। कौन सी संस्था है जो भारतीय समाज की स्थायी संरचनात्मक नींव तथा मानकीय व्यवस्था में वृद्धि प्रदान करती है। यहाँ पर आपका ब्यूरोक्रेसी होगा, नौकरशाही, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही होगा, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नौकरशाही की बात किसके द्वारा की गई थी? मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी, ठीक है? किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। और नौकरशाही में वेबर ने अलगाव की भी बात की थी, ठीक है? अलगाव की बात वेबर ने नौकरशाही में की थी, इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे चलते देखते हैं, निम्नलिखित संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 340, 16, 330, 275 और 148 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एससी एसटी से संबंधित पूछा जा रहा है।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका अनुच्छेद 330 और आपका 275 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 340 अनुच्छेद की बात करते हैं तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं यानी कि ओबीसी, ठीक है, ओबीसी की बात इसमें की गई है। ओबीसी, ठीक है, इनकी जांच के लिए मतलब आयोग ओबीसी के गठन की बात की गई थी। जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, उनकी जांच मतलब कि उनकी स्थिति कितनी है, क्या है, कितनी है, उनकी उससे संबंधित आयोग की नियुक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया था। वहीं पर दूसरा जो अनुच्छेद ऑप्शन बी में दिया गया है 16, ठीक है, 16 में जो है सार्वजनिक रोजगार में जो अवसर की समानता है, ठीक है, अवसर की समानता की बात की गई है। इसमें अवसर समानता की बात की गई है, इसे आप याद रखेंगे। और 330 की जब बात होती है तो इसमें एससी प्लस एसटी के जो सीट आरक्षण है, ठीक है, सीट आरक्षण की बात इसमें की गई है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सीट आरक्षण किसमें? लोकसभा में बोला गया है। ठीक है, लोकसभा में एससी एसटी के जो आरक्षण है, सीट का जो आरक्षण है उसकी बात अनुच्छेद 330 में की गई है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और ये भी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके उनके वेलफेयर के लिए जो उससे संबंधित जो काम है, ठीक है, एसटी के कल्याण से संबंधित कुछ इसमें आर्टिकल 275 में 275 में दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम 148 की बात करते हैं, 148 अनुच्छेद की बात करते हैं, तो ये किससे संबंधित है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से। ठीक है, ये 148 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, अक्सर ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ये कई बार प्रश्न इस तरह वाला पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रश्न। कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो भू क्षेत्र है, सरकार है, संप्रभुता है, सिविल सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। आवश्यक विशेषता नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें, यहाँ पर सही क्या होगा? भू क्षेत्र, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। राज्य की एक आवश्यक विशेषता या हम कहें लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्य, ठीक है, स्टेट की बात करते हैं, तो राज्य के जो आवश्यक हम कह सकते हैं तत्व है ना, या यहाँ पर विशेषता दिया गया है, वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, एक क्या है आपका? जनसंख्या है, पॉपुलेशन। फिर आपका एक होगा निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग होना, सरकार होती है, ठीक है, और संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता या प्रजातंत्र, ये 4 लक्षण होते हैं या तत्व होते हैं राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा वो सिविल सोसाइटी नहीं होगा। ठीक है, सिविल सोसाइटी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन आपका जो सही होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, समकालीन समाज में राष्ट्र निर्माण के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण क्या है? 4 दिए गए हैं ऑप्शंस। पहला कह रहा है लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह, दूसरा कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता महत्व, तीसरा कह रहा है राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल लेना, चौथा कह रहा है वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का विकास और अभिग्रहण। समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्तीय कारण क्या है? यहाँ पर आपका सही होगा लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह, राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल देना और वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का विकास और अभिग्रहण। सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल में खाद्य के पोषक गुणों में वृद्धि हो सकती है। विकल्प बी कह रहा है इससे उनके रंग रूप में सुधार हो सकता है। ऑप्शन सी, गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बन सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। ऑप्शन डी, जीएम फसल कीट पतंगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकती है। और यहाँ पर आपको एक चीज बता दिया जाए कि आपका जो जुलाई लास्ट है, ठीक है, जुलाई लास्ट तक आपका सबसे पहले अभी जो विज्ञापन आएगा ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आएगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होगा। फिर उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का आएगा। और अभी जो संभावना है, अभी जो बताया गया है, जैसे इंफॉर्मेशन मिली है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर मिली है। इसका जो विज्ञापन है ये आपका ये जो अभी ये नेक्स्ट वीक आ रहा है, यानी कि आपका वही जुलाई लास्ट मानकर चले, उसमें आने की पूरी संभावना है। फिर उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी आएगा और इसे जो इधर ये एग्जाम, ये विज्ञापन जितने आएंगे उनका जो है यही इधर ही इसी साल में जो है एग्जाम भी ये करा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बंध सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो उन्होंने नया सिलेबस बताया था ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। चैनल की कम्युनिटी में आप चेक कर लेंगे, वहां पर भी बता दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया सिलेबस है वो भी वहां पर बता दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा सी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गारो की सामाजिक संरचना को केवल निम्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। नोक, कुर, जेड का यहाँ पर दिया गया है। गारो की सामाजिक संरचना को केवल निम्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर नोक होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? भूदान आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन, स्त्रीवाद आंदोलन और अश्वेत आंदोलन दिया गया है। नए सामाजिक आंदोलन की बात हो रही है, इनमें से कौन नए सामाजिक आंदोलन में आएगा? पारिस्थितिकी आंदोलन आ जाएगा आपका, ठीक है, भूदान आंदोलन पहले हुआ था। पारिस्थितिकी आंदोलन आ जाएगा आपका, स्त्रीवाद वाला आ जाएगा और अश्वेत आंदोलन आ जाएगा। डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है कि किसका कहना है। और ये अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, मे बी आपका या पीजीटी वाला है या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला या जीडीसी वाला जो हुआ है ना, उनमें से किसी एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है या किसका कथन है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, प्लेटो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? ऑप्शन है यहाँ पर क्रमिक विकासवाद, प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, विसरणवाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? यहाँ पर आपका राइट आंसर प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। और प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? अगस्त कॉम्ट के द्वारा, ठीक है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था, सामाजिक प्रघटना शास्त्र के, ठीक है। सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? एल्फ्रेड शुट्स, ठीक है, एल्फ्रेड शुट्स है सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक। शुट्स की पुस्तकों की बात की जाए तो इनकी बुक है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी है
द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड। और ये शुड्स के साथ लकमैन भी जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। शुड्स प्लस लकमैन, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा एक है कलेक्टेड पेपर्स, ये भी हो जाएगा इनका, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यदि कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में आकांक्षा का स्तर उच्चतर है तो यह निम्न में से किस रूप में कार्यशील है? राजनीतिक श्रेणी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, जैविक श्रेणी, संगठनात्मक श्रेणी यहाँ पर दिया गया है। यदि कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में आकांक्षा का स्तर उच्चतर है तो यह निम्न में से किस रूप में कार्यशील है? राजनीतिक श्रेणी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, जैविक श्रेणी, संगठनात्मक श्रेणी यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर आपका यहाँ पर होगा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वांगला गांव पर आधुनिक सिंचाई परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन है, परिवार दूसरे गांवों में प्रवासित हुए, उन्होंने शहर में नए व्यवसाय अपनाया, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, फसलों का उत्पादन कम हो गया। वांगला गांव पर आधुनिक सिंचाई परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा था? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम क्या थे? पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, प्राचीन समाज और साम्यवाद यहाँ पर दिया गया है। समाज की प्रगति के क्रम मार्क्स के अनुसार क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? पहले क्या आएगा? प्राचीन समाज आएगा, फिर आपका आएगा सामंतवाद, पूंजीवाद आ जाएगा, फिर उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सत्ता में इनमें से किसका प्रयोग शामिल नहीं होता? नियंत्रण, अनुसरण, चेतावनी, निषेध यहाँ पर दिया गया है। सत्ता में इनमें से किसका प्रयोग शामिल नहीं होता? अनुसरण का नहीं होता, ठीक है, अनुसरण का नहीं होता, बी आपका यहाँ होगा। प्रश्न है, किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है? किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगात्मक यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक होगा, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर लोक समाजशास्त्र दिया गया है, शास्त्रीय समाजशास्त्र है, आलोचनात्मक समाजशास्त्र है, सैद्धांतिक समाजशास्त्र और क्रिया का समाजशास्त्र यहाँ पर दिया गया है। सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान किसका उदाहरण है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सही आपका यहाँ पर हो जाएगा लोक समाजशास्त्र, आलोचनात्मक समाजशास्त्र और क्रिया समाजशास्त्र, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या, सर्वेक्षण, विश्वसनीयता, वैधता यहाँ पर दिया गया है। इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहेंगे? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है, उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे, जनसंख्या। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।